व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन पे और यानी कप्स पे। और ब्रेक पे जाने से पहले हमें 2 कॉल्स आई थी। पहली खातून अपनी 15 साल की बेटी के बारे में पूछा था डॉक्टर साहब। वो कह रही थी कि आपकी बताई हुई सारी अलामतों में से 2 अलामतें उसके अंदर हैं, तो क्या किया जा सकता है? देखिए, कोई भी पेशेंट जो है हमारे पास अगर कॉन्स्टिपेशन के साथ आता है और हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि वाक़ईतन इसको कॉन्स्टिपेशन है, तो फिर उसको जो है उसकी प्रॉपर हिस्ट्री हमें लेनी है, उसको प्रॉपरली एग्ज़ामिन करना है और इस बात का तयन करना है कि आया ये प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन है या सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन है। और अगर कोई सेकेंडरी कॉजेज़ रूल आउट हो जाते हैं तो फिर हिस्ट्री के अंदर उसकी डाइट, उसकी एक्सरसाइज, उसके बाकी के जो कोमॉर्बिड्स हैं, जो दूसरी उसको अगर कोई फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स हैं, उन तमाम को सामने रखते हुए फिर उसको हम मैनेजमेंट प्लान देते हैं। जैसे कि हमने कॉन्स्टिपेशन के जो कॉजेज़ की जब हम बात कर रहे थे, तो अगर जनरल अगर किसी को एडवाइस दी जाए कॉन्स्टिपेशन के लिए, तो वह यही होगा कि यू ऐड लिक्विड्स इन योर डाइट, you add fiber in your diet. Exercise has an impact but not 100%. तीसरी चीज़ के avoid any drug which may be causing constipation. हर वो दवा जो कि constipation कर सकती हो। और फिर अगर उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो फिर लैक्सेटिव्स का इस्तेमाल, लेकिन वो भी सिर्फ ज़रूरत के वक्त। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, उससे पहले एक और कॉल भी आई थी। उन्होंने कहा था कि ओल्ड एज में अगर वो लाइट नाश्ता लें, आई डोंट नो व्हाई ही ओनली रिलेटेड ब्रेकफास्ट विद दैट, कि तो क्या ये कॉन्स्टिपेशन में हेल्प कर सकता है? देखें, एक कॉन्स्टिपेशन का काज जो है, जो हम भूल गए हैं, वो है डाइट जो है, प्रॉपर डाइट में अगर रफेज न हो, डाइट डेफिशिएंट ऑफ रफेज या हाई फाइबर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे स्टमक को जो है वो मोटिलिटी मेंटेन करने के लिए या रिफ्लेक्सेस को आगे कराने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से लोग जो है जैसे ब्रांस यूज़ करते हैं या वो स्पगोल का छिलका यूज़ करते हैं, तो ये ऑल फाइबर्स हैं। इनको जो है डाइट में फाइबर्स रिच जो है डाइट होनी चाहिए। उससे जो है काफ़ी मोटिलिटी पे असर होता है, उससे कॉन्स्टिपेशन ख़त्म होने में चांस होता है। ओल्ड एज में यूजुअली चूँकि वो मोबिलिटी उनकी रिस्ट्रिक्टेड होती है, प्लस डिजनरेटिव चेंजेस होती हैं, और ये पेरिस्टालिसिस कोलन गट के जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाते हैं। उसकी वजह से उनको जो है वो फील होता है। अगर वो एक्सरसाइज करें या अपना मोबाइल अपने आप को रखें या डाइट का जो है वो सिलेक्टिव डाइट ले लें जिसमें हाई फाइबर कंटेंट्स हो, तो हो सकता है कि जी उनकी जो है कॉन्स्टिपेशन का जो है दूर हो सकती है। मेरे ख्याल में ये डाइट इम्प्रूव करने से बहुत सी चीज़ें जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की ठीक हो सकती हैं। वो कॉन्स्टिपेशन तो मेन है कि अगर जो है आप उनकी डाइट का जो है ठीक करें, प्लस यूज़ ऑफ मेडिकेशन वो भी देखना होगा। जैसे हमने कहा है कि जी ऐसी दवाइयाँ जो है ना खाएं जो जिनका साइड इफ़ेक्ट्स कॉन्स्टिपेशन हो, और वो किसी डॉक्टर से पूछे अगर डायबिटिक है या हाइपरटेंशन के ओल्ड एज में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो दवाई खाने से भी जो है वो कॉन्स्टिपेशन उनको हो जाती है। सही। एक कॉल है और अभी आपकी बात 20 मिनट करते हैं। कॉल है जी हमारे पास, पहले वो अटेंड कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? जी इशफाक बोल रहा हूँ लाहौर से। जी अशफाक साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? जी कहना तो नहीं चाह रहा कुछ, लेकिन पूछना चाह रहा हूँ। पूछिए पूछिए। जी मैं ये डॉक्टर फैसला से पूछना चाहूँगा। पहले तो इनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि मैंने थोड़ी दिन पहले इनसे रब्ता किया था, तो इन्होंने मुझे मिब्रावल कैप्सूल बताए थे कि सुबह शाम आप इस्तेमाल करें। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। और जी और क्या? अच्छा सर, मुझे ना डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम है कि 2 साल हो गए मुझे ना ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। ठीक है। तो मुझे ना जी मुझे डॉक्टर साहब ने कहा था जिनसे मैंने अपना चेकअप कराया, तो उन्होंने कहा आपको IBS हो गया है। आपको IBS हो गया? अच्छा अच्छा, ठीक है जी। ये IBS के मतलब बताएं, और मैं ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ अपनी जो है ना डाइट से ही चाहता हूँ कि मैं ठीक हूँ। तो मुझे बताएं कि मैं मेडिसिन इस्तेमाल या ना करूँ। दूसरे नंबर ये IBS के मतलब मुझे बताएं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है जी।
अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। डॉक्टर साहब एक और कॉल है जी, कॉल अटेंड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? जी राहिला बोल रही हूँ। राहिला, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपसे एक सवाल करना था डॉक्टर साहब से। हाँ जी बिल्कुल कीजिए। मेरी मदर को IBS है और उनका एसिडिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है, कॉन्स्टिपेशन भी कभी कभी हो जाता है। तो एक तो वो पूछे तो एसिडिटी की वजह से बहुत परेशान रहती है कि मतलब रीज़न भी क्या होती है, मैं ये जानना चाह रही थी कि और किस तरह से इसको कंट्रोल, मतलब डाइट के थ्रू या क्या ऐसा करें कि एसिडिटी ना हो, क्योंकि उसकी वजह से उनकी वजू भी टूट जाता है अक्सर और डकार वगैरह, तो वो काफ़ी परेशान रहती हैं। और IBS का भी मसला है। तो डकार से तो वजू नहीं टूटता। नहीं, डकार से नहीं, लेकिन ऐसे लेकिन वो मतलब वो हमेशा बहुत बावजूद रहने वाली खातून है, तो उनको बहुत वो बताइए कि क्या है एसिडिटी की मुझे प्रॉब्लम हो गई है और क्योंकि स्ट्रेस भी रहा है, बीमार भी हैं, तो वो कहती हैं कि मतलब IBS का भी प्रॉब्लम, इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम वो भी है उनके साथ मसला, कॉन्स्टिपेशन भी कभी कभी हो जाता है ज़्यादा। तो इस सिलसिले में थोड़ा डॉक्टर साहब गाइड कर दें, और क्या डाइट ऐसी लें जिससे कि एसिडिटी ना हो या कोई मेडिकेशन ले, इस सिलसिले में मुझे आप बता दें। ठीक है जी, अभी हम डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। दोनों क्वेश्चन जो है वो लाइन से IBS के आ चुके हैं डॉक्टर साहब, तो वो आपसे पूछ रहे थे, तो बताइए प्लीज IBS के बारे में कुछ। मैं IBS से पहले 2-3 चीज़ों को ज़रा हाईलाइट करना चाहूँगा जो इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कि जो हमारे जो पहले कॉलर आए थे जिनकी एज आई थिंक 50+ थी, 65, तो वो जो भी पेशेंट्स जो कि सडन ऑनसेट ऑफ कॉन्स्टिपेशन स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 55, तो उनको लाजमी तौर पे रुजू करना चाहिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को। और क्योंकि इस एज के बाद बड़ी आंत के कैंसर्स जो हैं वो काफ़ी कॉमन होते हैं, वो भी कॉन्स्टिपेशन मतलब अगर किसी को एकदम से उसके बावल हैबिट्स में कोई तब्दीली आई, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, तो उस सूरत में डेफिनेटली उसका वर्कअप होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि कॉन्स्टिपेशन अगर अलार्म सिम्टम्स के साथ है तो तब उसका एक्सटेंसिव वर्कअप और भी ज़रूरी है। वो अलार्म सिम्टम्स क्या हैं? अगर कब्ज़ है और साथ में खून का अखराज भी हो रहा है, या आपका वज़न एकदम से बहुत ज़्यादा कम हुआ है, या आपको कब्ज़ के साथ दूसरे सिस्टमिक सिम्टम्स भी आ रहे हैं, बुखार वगैरह वगैरह, तो ऐसी सूरत में फिर जो पेशेंट्स जो डायबिटिक्स हैं, तो डायबिटिक्स के अंदर भी जो नसों की कमज़ोरी, आम ज़बान में आप कहिए तो वो जहाँ और चीज़ों को मुतासिर करती है वहाँ आंतों को भी करती है। फिर हमारी फ़ाइबर पे बात हुई थी। दरअसल जैसे मैंने पहले कहा था कि जो स्टूल की जो कंसिस्टेंसी है दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्लूइड पार्ट, और जो उसका हजम है वो फुजले का जो हजम है वो डिपेंड करता है उन तमाम चीज़ों पे जो कि हमने खाई लेकिन वो ना तो डाइजेस्ट हुई और ना वो एब्जॉर्ब हुई, यानी ने उसने फुजले का हजम बनाया। जितना ये हजम ज़्यादा होगा इतना ही आंतों को आसानी होगी उनको प्रोपेल करने में, उनको आगे पुश करने में। अब आप देखिए कि अब हमारी जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइंड होती जा रही है और उसमें हर वो चीज़ है कि जो डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब हो गई। तो दैट इज़ द रीज़न के फाइबर की डिफिशेंसी जो है दैट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉजेज़ कि जिसकी वजह से आज कॉन्स्टिपेशन का बड़ा ज़्यादा हो गया है कि तो उसलिए फ़ाइबर, अच्छा फ़ाइबर मुख्तलिफ आजकल इसबगोल की भूसी है, मुख्तलिफ फॉर्मुलेशंस में आ रही है, तो या डाइट में हर वो चीज़ जो कि डाइजेस्ट हो के एब्जॉर्ब ना हो। इसमें भी अक्सर लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि हम इसबगोल लेते हैं लेकिन हमें वो माफिक नहीं आती, तो उसके लिए थोड़ा सा पॉइंट आउट कर दूं कि डेली रिक्वायरमेंट जो है वो अराउंड 25 to 30 ग्राम्स ऑफ फाइबर पर डे है। इसमें भी इसको ग्रेजुअली शुरू कीजिए और धीरे धीरे इसको अपने स्टैंडर्ड उस पे लाइए रिक्वायरमेंट पे। एकदम से अगर आप लेंगे तो आपको फ्लैचुलेंस या डिस्टेंशन का प्रॉब्लम हो सकता है, गैसेस का या डिस्टेंशन का। और तमाम मरीज़ों में से कुछ कैटेगरी ऐसी भी होगी कि जिसके अंदर फाइबर को ऐड करना सिम्टम्स को वर्स कर सकता है या उसको नुकसानदेह भी हो सकता है। ओके। अब आइए IBS के ऊपर। तो IBS का मैंने बताया था कि ये एक फंक्शनल डिसऑर्डर है जिसके अंदर अच्छा, IBS पे रोकें डॉक्टर साहब। हाँ, रोकें। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, IBS पे रोक रहे हैं जी।
अभी हम फौरन वापस आ रहे हैं, आप कहीं नहीं जाएगा।